जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों हम एमपी प्लस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जहां हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं। ओके, जहां पे हम दोस्तों 30 प्रश्न सॉल्व करते हैं और वो प्रश्न रहते हैं टॉप लेवल के, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 5:7। यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है 6, तो सबसे पहले उसको लिखिएगा। अब वो क्या दिया दोस्तों, उनका अंतर दिया है, तो भाई रेशियो में अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर है 2, तो अंतर से तो डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड कर दो। और पूछ क्या रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों रेशियो में कुल कितना 12 है, तो जिसका आंसर निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से काटेंगे दोस्तों 12 को, तो आएगा 6, यानी कि 6 गुणा 6 दोस्तों आएगा 36। ओके, यानी कि 36 स्टूडेंट थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर एक चक्कर लगाएगा तो पहिया कितनी दूरी चलेगा, तो आपका वो 2πr चलेगा, यानी कि परिधि के बराबर चलेगा। तो दोस्तों देखेंगे 2 पाई का मान 22/7 हम रख देंगे। आर आपको दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ए दिया है, व्यास दिया है दोस्तों, और व्यास का आधा करेंगे तो आर मिलेगा, यानी कि त्रिज्या, यानी कि 14/11, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22। ओके, तो इससे 22 से 22 काट देंगे। ओके, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। ओके, इस तरह से हम आगे चलेंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 4। ओके, यानी कि दोस्तों एक चक्कर में वो कितने मीटर चलेगा, आप कहोगे 4 मीटर चलेगा एक चक्कर में, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, वो 1 मिनट में 10 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, तो 4, एक चक्कर में 4 मीटर चल रहा था। ओके, तो 10 चक्कर में वो कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा, है ना। आप कहो जी बिल्कुल। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो 1 घंटे में देखना पड़ेगा कि वो कितना चल रहा है। तो देखेंगे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों, 60 मिनट में दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर होगा, और यानी कि सॉरी 2400 मीटर होगा। 40 गुणा 60 कर देंगे कितना हो जाएगा, 2400 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किलोमीटर पर आवर निकालना है तो इसको जो आपका मीटर में है ना, उसको किलोमीटर में बदलेंगे 2400 को, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना चलेगा, 2.4 किलोमीटर चलेगा, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करके ए उस वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर लगातार 252 सेकंड में पूरा करता है, बी इसे 308 सेकंड में पूरा करता है तथा सी इसे 198 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय बाद वे तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आकर हमें एक साथ निकालना है तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तीनों का। तो दोस्तों 252 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, 4 गुणा 9 गुणा 7, आप कर लीजिएगा। इसी तरह 308 के जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, जो होंगे 4 गुणा 7 गुणा 11, ठीक है ना। इसी तरह 198 के भी फैक्टर करेंगे अपन, 2 गुणा 11 गुणा 9। ओके, और एलसीएम अगर हमें चाहिए तो देखेंगे सबसे पहले हम 4 लेंगे। ओके, इसमें भी 4 था, इसमें 2 था, लेकिन हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। अब देखेंगे 11 इसमें, ओके तो 11 ले लेंगे। 11 इसमें था तो 11 मैंने ले लिया। अब देखेंगे 9 था तो 9 ले लेंगे, 9 इसमें था तो भी ले लिया मैंने। अब क्या बचा दोस्तों, 7 बच गया, तो 7 भी ले लेंगे, है ना। ओके, अगर ये आपका समय आ गया, लेकिन समय किस में आएगा दोस्तों, सेकंड में, क्योंकि जो समय दिया वो सेकंड में दिया, तो एलसीएम भी सेकंड में आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको आप मिनट में बदलना, तो मिनट में बदलना तो 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। तो ये सेकंड से किस में बदल जाएगा दोस्तों, मिनट में बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 4 से काट देंगे कितना जाएगा, 15, 3 से काटेंगे 3, और ये कितना होगा 5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, या 7 से 21 आएगा, यानी कि 21 गुणा 11 बटे कितना 5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 मिनट 12 सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक तार था, उससे एक वर्ग बनाया गया, है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसका जो एरिया है दोस्तों, तो आप कहोगे एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 81 होगा, है ना, यानी ए का मान कितना होगा 9। देखिए दोस्तों, अगर ये तार है और इसको अगर ऐसे करके कुछ भी बना दिया जाए तो यानी कि पर्दी अगर यहाँ पे जितनी भी पर्दी है वो यहाँ की इसकी लंबाई के बराबर होगी कि नहीं होगी, यानी कि वर्ग की पर्दी तार की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि 4a कितना होगा 36, है ना। तो आप कहोगे कि इसकी जो लंबाई है तार की वो 36 सेंटीमीटर है ना। ओके, चलो, तो आपने क्या देख लिया कि एक तार था, इससे अगर मैं वर्ग बना दिया तो इसकी पर्दी कितनी होगी, तो आपका 36 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो 36 सेंटीमीटर दोस्तों पर्दी है, सॉरी 1 मिनट, यानी कि इस तरह से बनाया, अर्धवृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी है, 36 सेंटीमीटर है ना। ये कह रहा है ना अर्धवृत्त, पूरा वृत्त नहीं बनना, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होगा पाई आर प्लस 2r। ओके, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r और 36/7, है ना।
अरे भैया पाई का मान 22/7 रख दोगे तो आर 36/7 आ जाएगा, जो कि दिया किसके बराबर दोस्तों 36 के बराबर, यानी कि जो पर दी है वो 36 के बराबर होगी। तो आर का मान यहाँ से निकालेंगे 7 आ गया, है ना। आर का मान 7 आ गया। वो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो भाई एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। और भाई साहब अर्धवृत्त का है तो आधा कर देंगे, है ना। निकाल लीजिएगा दोस्तों, पाई का मान 22/7 रख देंगे। ओके, आर स्क्वायर दोस्तों 7 गुणा 7 हो जाएगा। ओके, और आपका जो है ना 2 तो आधा ही करना है, तो इस तरह 7 से 7 कटेगा, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 11, और 11 गुणा 7 बचेगा, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उसका एरिया हो जाएगा अर्धवृत्त का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिए 27√29, तो बताइए रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 12 होगा, है ना। आप कहोगे जी ठीक है, तो अब 3 से अगर मुझे a चाहिए तो a का गुणांक कितना है 3, तो 12 को 3 से भाग करना, भाग पर आएगा 4, तो 4 a का मान हो जाएगा। इसी तरह अगर b का मान चाहिए तो b का गुणांक 4 है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। इसी तरह c का गुणांक कितना है 6, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। a अनुपात b अनुपात c आपका गया 4:3:2। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर मैं x यहाँ पे ले लूँ, है ना, x इसके साथ ले लूँ तो ये a प्लस बी प्लस सी होगा, वो किसके बराबर होगा दोस्तों 4 3 7 2 9, यानी कि 9x बराबर दोस्तों हो जाएगा 27√29, है ना। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3√29। ओके, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान के चलो यहाँ पे मैं डाट a रख रहा हूँ, 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 16x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का आएगा 4x स्क्वायर, है ना। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो x√29 आएगा, है ना। और भाई x का मान कितना दिया है आपको, x का मान a दिया है, तो x का मान रख दीजिएगा यहाँ पे 3√29 गुणा 29, तो 29 से 29 जो रूट है वो हट जाएगा, यानी 3 गुणा 29 आप करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 87। कितना आ जाएगा दोस्तों 87 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने x का मान ये निकाला और डाट ए वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, तो x का मान मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है ना। इसमें मैंने डाट संख्या नहीं निकाली पहले, यानी ABC का मान नहीं निकाला, मैंने डाट यहाँ पे पुट किया x का मान, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है, यानी कि दोस्तों इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 आएगा, यानी कि 1/12 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त मान में से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है, इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 होगा। ओके, तो जो प्राप्त परिणाम है वो 1/3 प्लस 1/4 मिलता है, तो इसका भी मान हम निकालेंगे तो 7/12 हुआ, है ना। तो इसका मतलब है इसको तो जोड़ रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो हमें ए प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक्स था, इसको क्या किया जोड़ा, यानी कि 1/12, और इसको क्या किया घटाया, यानी कि 1 माइनस 1/12, तो जो प्राप्त जो शेष बचा वो क्या है 7/12 है। भैया आपको इतना दिख रहा होगा ना कि प्लस था ये माइनस था, कटेगा तो एक्स का मान 7/12 ही बचेगा, है ना। तो भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या है वो 1 से बड़ी है, कितनी होगी जिसकी परिधि एक माप, यानी कि परिधि क्या है माप एक पूर्णांक है, यानी कि जो परिधि है वो पूर्णांक में है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है ना। अगर मुझे इसको पूर्णांक में निकालना है तो भाई आर का मान क्या क्या हो सकता है, देखो अब मैं बताता हूँ आर का मान क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो हर में लीजिएगा कि भाई पाई को अगर काटना है तो नीचे पाई तो होगा ही, है ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल होगा, बताइए। चलो ठीक है, अगर पाई मैंने ले लिया तो आपको इतना याद रखो कि भाई ऊपर मैं 1 भी ले सकता हूँ तो अभी इसका मान पूर्णांक में आएगा, क्योंकि आर की जगह 1/पाई रखेंगे तो 2 मान आ जाएगा, और 2 भी क्या एक पूर्णांक है ना, क्योंकि वो कह रहा है आपका परिधि किस में आना चाहिए पूर्णांक में आना चाहिए, है ना। बट याद रखना कि मैं ऊपर किसी भी संख्या से गुणा कर दूँ ना तो अभी आपका ये परिधि है ना वो किस में आएगी पूर्णांक में आएगी, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँ ना तो n क्या है दोस्तों पूर्णांक है, n क्या है पूर्णांक है, तो भाई इसका मान पूर्णांक आ जाएगा। ओके, लेकिन वो क्या कह रहा है हमें आर का छोटा से छोटा मान बताना है कि छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि 1/पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 7 जाएगा ऊपर, यानी कि यह जाएगा 7/22। क्या बताओ आर का मान 7/22 हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मैं n का मान यहाँ पे 1 रख दूँ तो जो आर का मान हो रहा है 7/22 हो रहा है, क्या बताओ ये 1 से बड़ा है, आप कहोगे नहीं है ना। तो अगर इसी तरह से इसकी वैल्यू यानी कि इसको आगे और सॉल्व करूँगा, इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो 7n/22 होगा, पाई की वैल्यू मैंने रख दी। तो an का मान अगर मैंने 1 रखा तो भी 1 से छोटा है, 2 रखा 7 दूनी 14 होगा तो भी 2 से छोटा है, 3 रखा 7 21 तो भी 21 में 22 का भाग करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। लेकिन जब मैं 4 रखता हूँ तो भैया 7 चुके 28 होगा, और 28/22 दोस्तों ये तो 1 से क्या होगा बड़ा ही होगा, है ना, हाँ या ना ये बताओ। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा 4/पाई, यानी कि n का मान आप 4 रख सकते हो दोस्तों। ओके,
आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि जो पूर्णांक में आना चाहिए, भैया उसकी परिधि पूर्णांक में, त्रिज्या पूर्णांक में नहीं कह रहा। देखो यहाँ पे कहीं कहा है कि त्रिज्या पूर्णांक में होना चाहिए, वो कह रहा है न्यूनतम बतानी है। तो भाई न्यूनतम तो आपकी क्या होगी 4/पाई। ओके 6/पाई दोस्तों उस न्यूनतम नहीं है, 6/पाई हो सकती है, लेकिन हमें तो न्यूनतम बतानी ना। तो छोटा मान बताओ, अगर 2 और 3 दिया है और छोटा चाहिए तो मैं 2 लूंगा ना, 3 क्यों लूंगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि tan 13π/12 का मान बताइएगा। तो दोस्त देखिएगा tan 13 और पाई का मान 180 डिग्री रख देंगे बटे 12 है ना, 12 से काट देंगे 15 हो जाएगा। फिर tan इस तरह 15 गुणा 13 कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों आपको 15 × 45 बचेगा 4, यानी कि 15 और 4 19, यानी कि 195 होगा। इसको आगे देखेंगे तो tan 180 + 15 होगा कि नहीं होगा बताइए, आप कहोगे हाँ होगा। तो भाई देखेंगे कि 180 + 15 यानी कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 180 पर एंगल वो बदलेगा नहीं, फलन यानी कि tan का tan ही रहेगा। ओके और इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस के tan होगा, यानी कि tan 15 डिग्री आपका आंसर होगा। लेकिन tan 15 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ओके तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब। ओके एक तो आपको मान याद होना चाहिए तो भी लगा सकते हो, दूसरी एक बात याद रखिएगा, आप बताइए tan 0 डिग्री के मान क्या होता है, तो आपका वो 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका वो 1/√3 होता है। और 45 का मान क्या होता है, आपको 1 होता है। लेकिन हमें 15 का मान चाहिए है ना, तो भाई 15 का मान यानी कि हमें पता है कि 1 से कम होगा tan 15 डिग्री का, क्योंकि इधर बढ़ते जाएंगे और tan का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इधर को आएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा है ना। तो भाई अगर हम देखेंगे यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको पता होगी 1 पॉइंट कुछ होगी है ना, 1 पॉइंट कुछ होगी। जैसे 1 पॉइंट मैं मान लेता हूँ 3 है, ठीक है। तो याद ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो लेकिन हमें तो 1 से छोटा चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आप रखोगे ना, यहाँ पे मत रखो, इसको रखो, इसको यहाँ पे अगर रखेंगे तो भाई ये तो 1.3 रखेंगे तो ये 3.3 हो जाएगा है ना। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे तो ये भी आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। भाई 1 पॉइंट कुछ नहीं आना है भाई, √3 का मान रखेंगे 1.3 अप्रॉक्स रखेंगे तो 3 - 1.3 करेंगे तो इसका मान 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.7 आएगा है ना। तो भाई हमें तो 1 से छोटा चाहिए। तो आपने देखा कि 3 ऑप्शन 1 से छोटे नहीं है, एक यहाँ 1 से बड़े हैं, तो एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 1 से छोटा है, तो वही हमारा आंसर होगा, यानी कि आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन नहीं दोस्तों आपको रटना नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे रटना नहीं है कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे। आपको एक मैंने तरीका बता दिया कि ऐसे आप लगा सकते हो। ओके चलिए tan 15 डिग्री का मान निकाल कर बताता हूँ। इसको लिखिएगा tan 45 - 30 डिग्री है ना। चलो इसको 30 से मत तोड़ो, इसको तोड़ो आप 60 - 45, ठीक है ना। ओके अब देखिए दोस्तों यहाँ पर tan a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री है ना। इस तरह से अपॉन आएगा 1 + tan 60 डिग्री और मल्टीप्लाई करेंगे tan 45 से ही। ओके आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं है तो आप जाके बुक उठाइए और याद कर लीजिएगा। tan 60 का मान होता है दोस्तों √3 और tan 45 का मान होता है 1 अपॉन 1 ए है ऑलरेडी, और tan 60 का मान मैंने बता दिया √3 होता है। क्या होता है, ऊपर माइनस होगा दोस्तों, ये ऊपर माइनस होगा, ठीक है। हटाई देता हूँ, ये यहाँ पर -1 और नीचे आ जाएगा 1 + √3 है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे तो ऊपर बनेगा √3 माइनस, जैसे कि इसको अब मैं आगे की स्टेप बताता हूँ, √3 - 1 अपॉन √3 + के 1 है ना। इसका परमीकरण कर देंगे चिन्ह बदल कर, तो ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बट ए नीचे बनेगा a - b और a + b का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे बनेगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे बनेगा 4 माइनस, ऊपर का खोलेंगे तो 4 - 2 √3 और नीचे आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 - √3 आएगा। ओके तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पाई बराबर 22/7 मानते हुए उस लंबवृत्तीय शंकु के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है πr/l है ना, जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो भैया त्रिज्या कितनी होगी 4 होगी, और त्रियक ऊंचाई कितने 14 सेंटीमीटर। तो एल यहाँ पे दोस्तों त्रियक ऊंचाई है। ओके तो पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान कितना 4 है और एल का मान त्रियक ऊंचाई यानी कि 14। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 8 बनेगा, 8 × 22 करेंगे तो आएगा 176। ओके यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों की कुल राशि 93.75 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रम से अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रम से क्या होगी। ओके तो देखिए दोस्तों अगर हम थोड़ा ऑप्शन की तरफ चले जाते ओके तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, आप मुझे बताइए, जो भी आंसर होगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो भैया देखो इसमें तो 40 दिया जो कि 3 से नहीं कटता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गया काम से। अगर और नीचे आते 34 तो 34 भी 3 से नहीं कटता, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी गया काम से। अब 2 ऑप्शन हमारे रह गए।
है ना। दूसरा देखो गया कि आप दोस्त 25 रुपये के सिक्कों का जो मान होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो भाई 5 का मल्टीपल देखो 37 है क्या, सॉरी 47 है क्या, नहीं है। तो 5 का भी अगर देखोगे ना तो 5 से तो फिर एक भी नहीं कर रहे, तो आप 5 का मल्टीपल देख के भी आप ऑप्शन ए लगा सकते हो। ओके है ना। सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही। तो देखिए दोस्तों आप सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे इस तरह का जब भी आपको रेशियो मिले, आपको पता 25 पैसे की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि अगर हमें रुपयों में बदलना है तो जो उसका जो रेशियो होगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 5 है ना, तो अपन इसको 4 का मल्टीपल बना लेंगे। कैसे 4 का गुणा कर देंगे पूरे रेशियो को, तो 4 × 12 अनुपात 16 अनुपात 20 है ना। तो जब हमने नया रेशियो निकाल लिया तो हमें इस रेशियो की हमें जरूरत नहीं। आप देखेंगे अगर 12 रुपये के, सॉरी 12 सिक्के हैं 1 रुपये के तो 12 रुपया होगा, है ना। और 16 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 8 रुपया होगा, है ना। और 20 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि आप देखोगे 5 रुपये होंगे, है ना। यानी कि दोस्तों अगर रेशियो की अगर बात कर लेते हैं तो इतने रुपये उनके पास हो रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इतने रुपये यानी कि 93.75 है ना। तो भाई ये न्यूमेरिक वैल्यू दी है और रेशियो की जो वैल्यू है वो इतनी है, यानी कि ये टोटल जोड़ देंगे इसको 25 आ जाएगा, है ना। 25 से जैसे भी इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों निकल कर वो आएगी आपकी 3.75। ओके, इसको आगे लिख सकते हैं अपन 15/4। अब दोस्तों अगर हमें मान चाहिए किसका, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का, तो कुछ नहीं करिएगा 15/4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेशियो में जो मान दिया है। जैसे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे कितने, 45 आ जाएंगे। ओके, इसी तरह अगर मैंने 15/4 का मल्टीप्लाई 16 के साथ किया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि किसके होंगे 50 पैसे के सिक्के। और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, अगर मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया इसका तो दोस्तों देखेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा 25 पैसे के सिक्के। ओके, यानी 15/4 का मल्टीप्लाई करना है एक साथ, एक बार 12 से, फिर 16 से, फिर 20 से, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिएगा जहां 288 गुणा n का गुणनफल पूर्ण घन संख्या है। देखिए दोस्तों इसके फैक्टर करेंगे तो 8 गुणा 36 होगा, और 36 को भी मैं 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और गुणा n, भैया जब भी पूर्ण घन हो तो भैया 3-3 के जोड़ा मिलाओ, 2-2 के जोड़े भगवान मिलाएगा, लेकिन घन की बात होगी तो हम 3-3 के जोड़े मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि इसमें 3 जोड़े समाहित हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। आप कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, लेकिन ये बेचारा बहुत दुखी रहेगा, कहेगा मुझे पूर्ण घन बता रहे हो मेरे साथ 2 ही हैं, मुझे 3 करो। तो भाई 3 करेंगे तो हमारे पास n बैठा है, n कहेगा चल मैं 6 हो जाता हूँ, तो तुम क्या कर लो, एक ऐसा ग्रुप बनाओ कि उसमें 3 लोग हो जाएं। तो भाई 6 की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यानी कि दोस्तों आंसर आपका n का 6 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है, कोणों की माप क्रमशः क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर पूरक कोण से 3 गुना का मतलब होता है एक 3 है तो दूसरा 1 होगा, यानी कि अगर पहला 1 है तो दूसरा 3 गुना यानी कि 3 होगा उसका, है ना, ठीक है। अगर दोस्तों पूरक कोण की बात करते हैं तो ऐसे एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर संपूरक होता है तो संपूरक जो एंगल होते हैं दो, उनका सम 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे हम पूरक की बात करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों 90 डिग्री दो एंगल का सम होगा, लेकिन ये अनुपात है वो 3:1 है। तो दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 90 डिग्री सम होता है और रेशियो में सम कितना है 4 है। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5। कितना आएगा दोस्तों 22.5। इसका मतलब है एक एंगल आपका कितना होगा 22.5 होगा, क्योंकि आपका एक रेशियो में वैल्यू दिया है, रेशियो में एक वैल्यू है, वही एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक एंगल आपका निकल आएगा। लेकिन अगर इसका मान इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 67.5, ये दूसरा एंगल निकल आएगा। तो पहला 22.5, दूसरा 67.5, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो आएगा कितना 10a³, फिर 2a³ का इसके साथ करेंगे तो आएगा -4a³, फिर इस -3 का साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5a³ का तो आएगा -15a³, है ना। इसके साथ फिर ये -3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। इस तरह से इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह क्या है 10a², सॉरी 10a⁻6। ओ सॉरी दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना 2a³ और 5a³ का, तो यहाँ पे जो है पावर वो ऐड हो जाएगी, यानी कि कितनी 3 + 3 कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, है ना, ठीक है ना। तो इधर आगे बचेगा जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह x मान लीजिएगा और प्लस के 6। ओके, ये 6 है। ओके, काटना इससे आप इसको काट सकते हो। ओके, आगे देखेंगे +6 यानी कि दोनों बराबर बराबर है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, इनको माइनस है तो -19a³ बराबर दोस्तों x मान लिया हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को, तो जो x का मान जो होगा वो -19 होगा, सॉरी -19a³ होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, यदि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है, यानी कि दोस्तों अगर मानचित्र बनाए तो 9 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में बना देते हैं, तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर होगी। यानी कि दोस्तों अगर हम 9 किलोमीटर दर्शा रहे थे तो मैप में कितना हो रहा था 1 सेंटीमीटर, तो 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि जो 9 किलोमीटर किसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर की, पूछ क्या रहा है 2 सेंटीमीटर की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमेशा मैं बताता हुआ चला रहा हूँ कि जिसका मान दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 18 आपका आंसर होगा 18 किलोमीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एमपी पुलिस का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताना है, तो भाई योग निकाल लेंगे तो हम एवरेज भी निकाल देंगे। तो 4 संख्या, तो पहली 2, दूसरी 3, तीसरी 5 प्लस 7, तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। अगर एवरेज पूछता तो भाई ये 4 संख्या थी, 4 से डिवाइड कर देते तो आपका एवरेज निकल आता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल है, यानी कि दोस्तों अगर मान के चलो 2 हिस्सा चावल है और 1 हिस्सा क्या उड़द है, यानी कि 2 किलोग्राम चावल है और 1 किलोग्राम क्या उड़द की दाल है। ठीक है ना, तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी। ओके तो देखिएगा दोस्तों, अब हम निकालेंगे क्या कि सबसे पहले अगर हम चावल का प्रतिशत निकालेंगे तो चावल है कितना 2, और दोस्तों किसके सापेक्ष निकालेंगे तो टोटल है कितना 3, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं उससे डिवाइड कर देंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों वो बनेगी 66 सही 2/3% है ना। ओके तो आप नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि अगर हम 1/3 गुणा 100 करेंगे तो भैया आपकी उड़द की दाल का परसेंट आ जाएगा, यानी कि आपका 33 सही 1/3% है ना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और दूसरे दिन शेष बचे भाग का 4/5 भाग पढ़ता है। यदि उसे 30 पृष्ठ अपठित रह जाते हैं तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। देखो दोस्तों जब भी शेष कुछ बच रहा है ना कि कुछ पढ़ा उसका भी पढ़ने के बाद 30 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि भैया एक्स मान लीजिएगा। अब एक्स का वो क्या कर रहा है 3/8 पढ़ रहा है, यानी कि अगर 8 पेज थे तो उसने कितने पढ़ लिए 3 पढ़ लिए, तो बचेंगे कितने आपको 5। भैया ये 3/8 है। ठीक है ना, तो कितना बचेगा 5/8 भाग बचेगा। और आगे जो बचा तो इतना है ना, अब इसका वो क्या कर रहा है 5 पेज अगर बचे हैं तो उसके 4 पढ़ ले रहा है, उन्हें पढ़ लिए माने 4, तो भाई 1 बचेगा कहाँ का 5 का, यानी कि 1/5 बचेगा अगर वो 4/5 पढ़ लेता। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो 230 दी है। ठीक है ना, तो इस 5 से 5 चला जाएगा तो x 8 का उधर मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, यानी कि 240 क्या है पृष्ठों की संख्या है। ओके यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना 4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप 3x लिखिएगा और 4x लिखिएगा। क्यों बता रहा हूँ, ट्रिक में बता देता, लेकिन दोस्तों जब हमारा रेशियो 3:4:8 बनेगा तो वो ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाएगी। लेकिन जो अगर यहाँ पे आप x ले लोगे ना तो ये x यहाँ पे ले रहा हूँ वही आपके यहाँ पर ट्रिक मिलेगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा x होगा है ना, इसके भी कितने हो गए 4 गुणा x होगा। तो भैया x ले लिया। अब देखो 3 इसमें है क्या, 3 इसमें है क्या, नहीं है तो 3 ले लिया। मुझे 4 इसमें क्या, 4 इसमें है क्या, नहीं है तो 4 ले लिया। तो ये क्या होगा एलसीएम होगा जो कि आपको निकालना था। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें कि भैया यहाँ पे दोनों में कॉमन x है तो जो एचसीएफ होगा वो x होगा जो कि 4 दिया है ना। एचसीएफ यानी कि दोनों में कॉमन होता है एचसीएफ होता है जो कि 4 दिया है, तो x का मान क्या रखना है यहाँ पे 4 रखना है। तो 4 3 12 12 चुके 48 आपका एलसीएम होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, यानी कि दोस्तों m का 10% किसके बराबर है, n का 20% के बराबर है, तो आपको m अनुपात n बताना है। तो परसेंट से परसेंट हटेगी और 10 से 20 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि m बराबर 2n है। तो कुछ नहीं करना है, m n इधर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 2/1। तो भैया जो बटा होता है उसको लिख देते हैं m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी क्या लिख देंगे 2:1 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है, यानी कि दूध है दोस्तों उसमें पानी 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर, यानी कि कितना लीटर दूध है दोस्तों उसमें 10 लीटर नमूना है। ठीक है, मैं शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी कि दोस्तों शुद्ध दूध मिला रहे हैं जिसमें वाटर बिल्कुल नहीं है। ओके, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ठीक है सवाल में अगर दिया तो हमें मानना पड़ेगा। देखो दोस्तों मान के चलो पहले कितनी थी वो, और बाद में नहीं मिलाई गई क्या दोस्तों, इतना रखो ये मिलाई गई है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर हम पानी को लेकर चले तो पानी कितना था पहले 5% था। तो बताओ पानी को मिलाया, आपका वो नहीं मिलाया, शुद्ध दूध मिला रहा है, तो भैया पानी जो मिलाया वो 0% मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, हाँ है ना। ओके, अब देखेंगे दोस्तों जो बचा वो कितना है 2% बचा है, तो भैया 2% जो बचेगा उसको हम बीच में ले लेंगे, हाँ है ना।
बस एक क्या है आपका एलिगेशन है, एलिगेशन आपको पता होगा, इधर डिफरेंस लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा, यानी कि छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा घटाएंगे तो 2 से 0 तो 2, और इधर 5 से 2 हटाएंगे तो 3, यानी कि अगर पहले 2 लीटर था तो मिलाया कितना उसने 3 लीटर था। तो आपने देखा कि पहले कितना दिया था दोस्तों 10 लीटर दिया था, यानी पहले 10 दिया था जो कि 2 की वैल्यू है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और जिसकी मान पूछा है कि मिलाने की पूछ रहा है कितना मिलाया जाए दूध, तो 3 मिलाया जाए, यानी कि जिसकी मान पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 से काट देंगे 2 को 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 15, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 15 लीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं और प्रत्येक क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए मान के चलो दोस्तों कि अगर वो एक साथ बजेंगी तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, पहली बार वो एक साथ कब बजेंगी। तो पहली बार तो दोस्तों वो 8 बजे बज रही है, यानी कि 8 बजे और एक साथ उन्होंने क्या हो गई, यानी कि वो घंटियां बज चुकी हैं। तो भाई यहाँ पे तो हमें ना तो सेकंड की जरूरत है कि कितने सेकंड, तो एक बार तो बजेंगी। अब देखेंगे दूसरी बार कब बजेंगी, तो भाई दूसरी बार कब बजेंगी साथ में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों लेंगे तो 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 4, आपको 8 कर ले रहा है भैया, 8 में 4 गुणा 2 करेंगे तो 2 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो जो बचेगा फैक्टर वो लेंगे हम। ठीक ना, तो आप देखोगे ये सेकंड आएगा, क्या सेकंड, लेकिन अगर आप मिनट की देखेंगे कितने मिनट में दूसरी बार बजेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 6 पंजे 30 होता है, इसको काट देंगे 2 और 2 से इसको काटेंगे 2, यानी कि 14 मिनट बाद वो दूसरा बजेंगे, हाँ है ना। तो देखेंगे दोस्तों पहली बार तो यहाँ पे बजी, दूसरी बार 14 मिनट बाद वो यहाँ पे बजेंगे, यानी कि 2 बार यहाँ पे बजेगी, फिर 14 मिनट के एक और अंतराल पर एक और बार बजेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया एक गैप है 14 मिनट का, लेकिन बज कितनी बार रही है वो 2 बार, लेकिन यहाँ पे भी एक गैप है 14 मिनट का, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो 1 2 3, यानी कि 2 गैप में वो 3 बार बज रही है, हाँ ना। तो देखो अगर हम गैप देखें कि गैप कितनी है, तो गैप के लिए सबसे पहले समय टोटल कितना 7 घंटे है, 7 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 7 गुणा 60 कर देंगे, है ना। अब हम गैप निकालना है, तो एक गैप कितने का दोस्तों 14 का है, तो 14 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो गैप की संख्या आ जाएगी। लेकिन जो घंटियां बजेंगी वो गैप से एक अधिक बजेगी, जैसे कि यहाँ पे 2 गैप थे, घंटियां कितनी बार 7 बज रही थी 3 बार, तो भैया इसमें प्लस का 1 आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, 7 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 से 60 को काट देंगे 30 बार, और 30 प्लस 1 करेंगे तो 31 बार वो 7 घंटे में एक साथ बजेंगी। ओके, तो यानी कि दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। मान के चलो 6 पाइप, जो एक पाइप है वो 1 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में, यानी 1 मिनट में जो भी उसकी क्षमता है वो हम मान लेते हैं, जैसे मान के चलो एक पाइप एक ही भर रहा है, ठीक है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइप का उपयोग किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों मान के चलो एक पाइप 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो भाई 6 पाइप 1 मिनट में 6 लीटर भरेंगे, है ना। और वो इतने घंटे में कितना भर देंगे, अगर 1 मिनट में वो 6 लीटर तो इसको मिनट में बदल लेंगे, जो कि होता है दोस्तों 80 मिनट, है ना। तो 80 मिनट, 1 मिनट में 6 भर रहा था तो 80 मिनट में 80 गुणा 6 मिनट पानी वो पाइप भर देंगे। अब अगर इसको आपको खाली करना है, सॉरी भरवाना है इसको 5 पाइप से, तो भाई 5 पाइप 1 मिनट में तो 5 लीटर ही भरेंगे, है ना। तो 5 से क्या इफिशियंसी क्या 5 और काम क्या इतना लीटर पानी भरना, तो इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे जो काम हो उसको, तो जो आंसर आएगा दोस्तों 5 से इसको काट देंगे 16 और 16 चेंगे 96 मिनट में 5 पाइप भर देंगे। 96 मिनट को भर देंगे दोस्तों, 60 प्लस 36, है ना, 36, 60 को लिखेंगे 1 आवर और 36 मिनट, है ना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 आवर 36 मिनट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी भी दो संपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक कम से कम किसके बराबर होता है, यानी कि रिक्त स्थान के बराबर होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर मान के चलो मैं 4 का स्कोर कर दूं तो आप कहोगे 16 आएगा, लेकिन यहीं पे अगर मैं 9 का स्कोर कर दूं तो आप कहोगे 81 होगा। यानी कि जो सम संख्या होती है उसका वर्ग क्या आता है, सम आता है, और जो विषम संख्या होती है उसका वर्ग क्या आता है, विषम आता है। और आपको पता है जो सम संख्या होती है वो 2 का मल्टीपल होती है, यानी कि 2x के फॉर्म में होती है और दूसरी 2y के फॉर्म में होती है। इस तरह अगर इसका वर्ग करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, इसका भी बड़ा करूंगा तो 4y स्क्वायर आएगा। तो भैया ऐसे अगर हम देखें कम से कम, तो दोस्तों दोनों में 4 कॉमन तो है, 4 कॉमन तो है, तो कम से कम क्या होगा दोस्तों आपका आंसर 4, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी सामान्य चाल की गति 5/6 चाल से चलते हुए, यानी कि मान के चलो अगर वो पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ वो 5 से चल रही है, यानी कि 5/6, 6 का 5/6 निकालेंगे तो 5 से चल रही है ना। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया पहले और बाद में, है ना। अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय में 2 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि उसकी स्पीड कम हुई तो समय अधिक लगा उसको 2 मिनट, है ना। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। ओके देखिए दोस्तों अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया और डिस्टेंस आपकी इक्वल हो जाए, तो भैया अगर आपको समय का रेशियो निकालने की टाइम का, तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो 6:5 है ना इसको 5:6 कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको अगर एस गुणा टी करेंगे तो यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30, क्योंकि डिस्टेंस क्या दोनों जगह बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले 5 मिनट बाद में 6 मिनट, मतलब कितने का अंतर आ रहा है 1 मिनट का, है ना। 1 मिनट सॉरी, यानी कि
रेशियो में 1 मिनट आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, रेशियो में हम कह सकते हैं कि एक रेशियो आ रहा है, ठीक है ना, एक रेशियो का अंतर आ रहा है। तो भाई न्यूमेरिक क्या है, 2 मिनट है ना, और 2 मिनट एक रेशियो के बराबर होगी, क्योंकि एक का अंतर आ रहा है तो एक से डिवाइड कर देंगे। पूछ रहा है कि बिना विलंब के, तो भैया 5 मिनट में उसे पहुंच रहा था, यानी 5 रेशियो में उसे पहुंचना था। पहुंच कितने में रही, वो 6 रेशियो में, यानी कि तो 5 रेशियो में पहुंचना था, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 10 मिनट। कितना आएगा दोस्तों, 10 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु के आयतन भी समान है। मतलब दोस्तों उसकी ऊंचाई बराबर है और उसके आयतन भी बराबर है। तो पूछ रहा है कि बेलन और शंकु के आधार त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर दोनों में नहीं लेंगे, मैं इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूँ और एच है ना, बराबर दोस्तों जो आयतन, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर में दोनों में समान नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाई स्क्वायर, है ना, और दोनों में जो हाइट है, ऊंचाई, वो तो एच, दोनों में जाएगा एच ही रहनी, क्योंकि समान आपको दिया है, कहाँ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। इस तरह से इसको काटेंगे तो पाई से पाई कटेगा, ओके, एच से एच कटेगा, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर का इधर लाएंगे तो बराबर आएगा 1/3, है ना। तो एक्स अनुपात बाई देखेंगे, एक्स बटे बाई दोस्तों 1/√, क्या आएगा 3 आएगा, है ना। आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों दोनों जगह उसने √3 का गुणा करके लिखा है। √3 का अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जो आएगा वो √3 बटे √3 गुणा √3 3 बचेगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा √3/3, है ना। अब तो दिख गया आपको, हाँ दिख गया सी ऑप्शन में, तो ये आपको थोड़ा गुणा करके उसने लिख दिया है, ठीक है ना। तो एक्स अनुपात बाई क्या होगा दोस्तों, √3/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। यानी कि आपको एक क्या दिया, वर्ग, एक क्या दिया, वृत्त, तो पूछा कि उनमें किसका एरिया अधिक है और कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसका परिमाप दिया वर्ग का, यानी कि 4a बराबर कितना दिया दोस्तों, यानी कि साइड ए क्या है, साइड 44 है, तो ए का मान कितना है 11। भाई एरिया निकालना तो ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर 121 होगा, है ना। अब देखेंगे अगर वृत्त, तो वृत्त का जो परिधि होती है वो होती है 2πr, है ना। 2πr किसके बराबर है, 44 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से r निकालेंगे तो आ जाएगा 7। भाई पाई का मान 22/7 रख दो, मैं वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रहा हूँ, और आर स्क्वायर यानी कि दोस्तों 7 का स्क्वायर यानी कि 49 को 7 से काट देंगे तो 22 गुणा 7 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि वृत्त का एरिया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्ग का एरिया 121 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि वृत्त का अधिक होगा, कितना होगा, 154 माइनस 121 कर देंगे 33 सेंटीमीटर, यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे कि वृत्त का अधिक होगा कितना, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाई चार्ट दिया है, यानी कि आपको DI दिया है, ओके, जहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 250 है। और पढ़ लीजिएगा आप एक बार अच्छे से। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। यानी कि दोस्तों मान के चलो कोई हिंदी और स्पेनिश बोलता है, तो भैया वो स्पेनिश तो बोलता है ना, है ना, तो उसको भी अपन स्पेनिश में गिनेंगे। तो आप देखोगे इंग्लिश और स्पेनिश बोलता है, यानी कि एक भाषा तो वो स्पेनिश बोलता है, तो भैया इसका मान, और एक स्पेनिश वो ये बोलता है 12%, है ना। यानी कुछ लोग हैं 12% स्पेनिश बोलते हैं और 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश और स्पेनिश दोनों बोलते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हमें स्पेनिश का बताओ। तो भाई स्पेनिश में दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 42% आ जाएगा, है ना। यानी कि छात्रों की संख्या पर अगर निकालना है तो भाई 250 का 42% निकालेंगे, तो निकाल लीजिएगा दोस्तों, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 105, है ना। आंसर आएगा 105 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बाई में, यानी कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कि बाई में हुआ टमाटर का औसत उत्पादन टन में कितना है। यानी कि आपको बाई का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो भाई बाई ये बीच में बैठा हुआ है, तो ये 5.44 और 5.4 को ऐसे जोड़ेंगे तो दोस्तों ये जोड़कर आएगा 20, है ना। और एवरेज निकालना तो कितनी वर्षों की संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 5 टन आ जाएगा। कितना आएगा, 5 टन, ओके। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मैं सब टाइप के आपके DI करा रहा हूँ, जिससे जब भी एग्जाम में अगर आए तो आप उसको ईजिली कर पाओ, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 2016, देखो प्रश्न पढ़ रहा हूं, 2016 में उत्पाद ए एवं उत्पाद ई की आयतित इकाइयों की औसत संख्या, मतलब दोस्तों 2016 में ए और ई की औसत संख्या। तो भाई 2016 अगर आप देखोगे तो देखो ए वाला 2016 है, यानी कि, और ए 2, यानी कि ए क्या आपका 2015, ए क्या 2016, ठीक है ना। तो 2016 की बात कर रहा है, तो ए का उत्पादन ए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ए का ए सही रहेगा, और ई कहाँ है, ए बैठा हुआ है, तो ई आपका 2016 में देखेंगे तो 20 रुपये कमा रहा है। कोई भी जो इकाई है वो 20 का क्या कर रहा है, आयतित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 30 + 20 50 होगा, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 होगा, है ना। अब आगे पढ़िए, मैंने प्रश्न पूरा ही नहीं पढ़ा कि 2015 में किस उत्पाद की आयतित इकाइयों की संख्या के बराबर है। यानी कि दोस्तों ए और ई का 2016 में जो एवरेज है
वो 2015 में किस उत्पाद के आयतन के बराबर है। तो दोस्तों 25 देखेंगे कि 2015 में 25 किसका मान है। तो देखो दोस्तों 2015 आपका ए डॉट डॉट वाला, तो 2015 में 25 ए हमको मिल रहा है। तो आप देखोगे इसके नीचे बी मिल रहा है, यानी कि जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों? बी आपका आंसर होगा। नहीं, बी का मान क्या है दोस्तों? 25 है। और भी देखेंगे, ए 20 है तो ए नहीं हो सकता, ए 20 है ए भी नहीं हो सकता, ए 34 है ए 26 है। तो केवल और केवल क्या होगा? बी के बराबर है, यानी कि जो ए और बी का जो औसत है 2016 में वो 2015 में बी के मान के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCDF एक देश द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना होगा? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो 100% खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ना, ओके। लेकिन वो कह रहा है कि 100% जो खर्च हुआ है वो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F पर, यानी कि 5-4 चीज़ों पर किया गया है, है ना, सॉरी 6 चीज़ों पर किया गया है। तो देखो 100% अगर आपको एक वृत्त दिख रहा है ना, तो वो 100% होगा 360 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, यानी कि टोटल 360 डिग्री है। पूछ रहा है डी पर कितना व्यय किया गया, तो भाई डी पर कितना है? 95 डिग्री है। तो भाई जिसका मान पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% जो वैल्यू थी वो कितना खर्च होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, तो उससे डिवाइड कर दिया। डी पूछा था, डी 95 डिग्री व्यय कर रहा था, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों आपका 26.38 के लगभग आएगा, ठीक है ना। 26.38 यानी कि लगभग आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 26.4%, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें छोटा सा, ओके। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।